आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारतीय थल सेना इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार अपनी जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने पर काम कर रही है। और इसी क्रम में एक बड़ी अपडेट आई है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर के, या यूं कह लें लॉन्ग रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट्स को लेकर के, जहां पर भारतीय थल सेना ने एक प्रपोजल को मूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने, जहां पर यह प्रपोजल प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भारतीय थल सेना अपनी लॉन्ग रेंज की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इनहेंस करने पर लगी है। इस प्रपोजल में 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक रेंज रखने वाले पिनाका रॉकेट्स की खरीद की बात की गई है। और ये प्रपोजल तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की लागत रखता है। ये रॉकेट जो अभी प्रपोज किए गए हैं ये टारगेट्स को 120 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के हिट करने में सक्षम है, और इन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इनका जो पहला ट्रायल है ये बहुत जल्दी आयोजित किया जाएगा, और एक बार जैसा ही ट्रायल पूरा हो जाता है तो फिर डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की सहायता से ये जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ेगा। भारतीय थल सेना का प्रपोजल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय थल सेना इस समय अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर हर संभव प्रयास कर रही है। और ये जो प्रपोजल है, अगर हम इसके अप्रूवल की बात करें तो बहुत जल्दी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग आयोजित की जानी है उसमें इसको क्लियरेंस मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जाएगी। आपको याद दिला दें कि जब हम नए 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले पिनाका रॉकेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होने वाले हैं बेसिकली, तो ये रॉकेट जो है सेम लॉन्चर से लॉन्च किए जा सकते हैं जहां से अभी हम 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। यानी कि तैयारी पूरी है, इंतजार है कि कब भारत के रक्षा मंत्रालय से इनको मंजूरी मिल सकती है, और एक बार जैसे ही मंजूरी मिलती है आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि पहले ही हम लोग जानते हैं कि भारत में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होती है या कोई नए इनोवेशन होती है तो इसके लिए जो अप्रूवल है इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है, और कभी कभी तो इसमें दशकों का समय लग जाता है। और यही चीज़ अब भारत की पार्लियामेंट ने एक्नॉलेज करी है। भारत के पार्लियामेंट्री पैनल ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो गैस टर्बाइन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके डिले के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो एसेंशियल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का स्लो अप्रूवल है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अप्रूवल में इतना ज़्यादा डिले होता है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्रेस है इंजन डेवलपमेंट की उसको ये प्रभावित कर देते हैं। और अगर इन चीज़ों में सुधार ना हुआ तो आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए और हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजन प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसमें से पहला इंजन है HTFE-25 जो कि एक 25 किलोटन का टर्बोफैन इंजन है, और ये भारत के फ्यूचर के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इन्हें पावर करने का काम करेगा। और वहीं दूसरा इंजन है HTSE-1200 जो कि एक टर्बो शैफ्ट इंजन है जो कि भारत के फ्यूचर हेलीकॉप्टर्स को पावर करने का काम करेगा। खैर, पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो यहाँ पर सिर्फ HAL की बात करी है। अगर आप इसी को कावेरी इंजन से जोड़कर देखें तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने एक संयुक्त पैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि कावेरी इंजन फेल हुआ है, उसमें वैज्ञानिकों की भूमिका तो जाने दीजिए, क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से इनको प्रॉपर सपोर्ट मिला था। उन्होंने तो यहाँ तक प्रश्न उठा दिया कि क्या हमारे पास वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और था जो कि कावेरी इंजन जैसे एडवांस इंजन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की जो नीति है जिसके अंतर्गत डिले में काफ़ी लंबे डिले हो जाते हैं, अप्रूवल में काफ़ी लंबे डिले हो जाते हैं, ये यहाँ पर एक प्रमुख कारण है। और अगर हम अभी नहीं देते तो आने वाले भविष्य में इसका खामियाजा हमें भविष्य के जो डिफेंस प्रोग्राम है उनको गवा कर भुगतना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के एक और एम्बिशियस प्रोग्राम को लेकर के, जिसको हम HLFT-42 के नाम से जानते हैं। HLFT-42 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर चर्चाएं एरो इंडिया 2023 में और 25 में भी काफ़ी हुई, लेकिन उस समय भी इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन को लेकर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेज ने इसको लेकर, इसके करंट स्टेटस को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी है, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इस समय HLFT-42 का जो डिज़ाइन है वो फिलहाल पूरा हो चुका है, और अब जो फाइनल डिज़ाइन है ये भी लगभग अगले वर्ष तक फाइनलाइज कर ली जाएगी। जिसका सीधा मतलब ये है कि अब ये जो एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है अब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लगभग तैयार है। HLFT-42 की जहां तक बात रही तो ये एक हाईली कैपेबल
16.5 टन वजनी लीडिंग फाइटर ट्रेनर होने वाला है, जो कि BAE हॉक एडवांस जेट ट्रेनर को रिप्लेस करने का काम करेगा और स्टेज 3 ट्रेनिंग में भारत की काफी मदद करेगा। मुख्यतः आप इसे तेजस मार्क 2, एमका और टेडबीएफ के ट्रेनर वेरिएंट के तौर पर देखेंगे, जहां पर इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये उनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके रोल को मिमिक करने में सक्षम होगा। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही है कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट हैंडलिंग है और एवियोनिक्स है उसको मिमिक करने में या सिमुलेट करने में पूर्णतया सक्षम है, और इसको आप सिर्फ एक ट्रेनर समझने की गलती ना करें, ये भी उनके तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें फुल फ्लेज कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी इंटीग्रेट करी जाएगी, जो कि इसको अलाउ करेगी कि ये अपने साथ लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी करने में सक्षम होगा, और ये क्लोज एयर सपोर्ट जैसे जो मिशन है या फिर सेकेंडरी कॉम्बैट ड्यूटीज में यूज किए जा सकेंगे। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती है कि इसमें खुद का एक छोटा ऐसा रडार होगा जो कि एनिमी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक और डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी इसको प्रदान करेगा, और इसका रोल आउट हमें 2030 से 31 तक देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के। हाल ही में हम सब ने देखा कि कैसे हमें जो एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर है वो HAL को दिया, और इंडियन एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये जो नंबर्स हैं ये उनकी ज़रूरत को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम भी होंगे। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये उम्मीद जताई कि आने वाले भविष्य में तेजस के जो नंबर्स हैं, खासकर मार्क 1 के जो नंबर हैं, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया कि भारतीय वायुसेना की जो करंट स्क्वाड्रन क्षमता है और जो उनकी स्थिति है उसको देखते हुए HAL ये अनुमान लगाती है कि आने वाले भविष्य में हमें थर्ड बैच के जो ऑर्डर्स हैं वो भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी भारतीय वायुसेना जो कि ऑलरेडी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, उसे हाल ही में अपने जो MiG-29 UPG है, मिराज 2000 है और जैगुआर है, इन्हें रिटायर करना है। और क्योंकि अभी तेजस मार्क 2 प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2032 से पहले भारतीय वायुसेना को ज्वाइन नहीं करेगा, तो ऐसे में कैपेबिलिटी गैप बढ़ने के जो संभावनाएं हैं वो भी प्रबल हैं, और इसको पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर से थर्ड बैच की तरफ जा सकती है, जो कि तेजस मार्क 1A के ही होने वाले हैं। और इसीलिए HAL को इस चीज़ का भरोसा है कि उन्हें जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं अभी तेजस मार्क 1A के और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो काफ़ी मिली जुली आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स फिलहाल 200 के आसपास नंबर में इनको ऑर्डर कर ही चुकी है, तो अभी हमें डिलीवरी का वेट करना चाहिए, और किसी प्रकार से 2032 तक, क्योंकि समय 2030 तक तो मान के चलिए कि समय लग जाएगा तेजस को मिलने में, और 1 से 2 वर्ष बाद तेजस मार्क 2 भी आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोगों का यही मानना है कि हमें मार्क 1 से ज़्यादा अच्छा है मार्क 2 का वेट करना चाहिए, जो कि ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा सेंस बनाएगा। फिलहाल देखते हैं आगे चल के हमें क्या देखने को मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।